गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ऑडियंस। आज की क्लास में हम फिजिक्स का एक टॉपिक, एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक में आपको हम बताने वाले हैं क्या। लेट्स द स्टार्ट क्लास नाउ। वेट, ये वेट क्या होता है? भार आपने अक्सर सुना होगा, द्रव्यमान और भार ये दोनों में अंतर होता है। फिजिक्स का जो सिस्टम है, भौतिक विज्ञान के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो देखिए, भार में गुरुत्वीय त्वरण शामिल होता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। कुछ लोगों को गुरुत्वीय त्वरण ही नहीं पता होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, तो वो उसका आकर्षण बल होता है। कोई भी चीज हम डालेंगे, सेब वहां से ऊपर से पेड़ से टूटेगा तो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, गुरुत्वीय बल काम करता है। तो वो गुरुत्वीय बल जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में नीचे आता है। यानी गुरुत्वीय बल पर अगर एक जब गिरेगा नीचे की ओर जब गिरेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। एक्सीलरेटर, जैसे मोटरसाइकिल होती है, एक्सीलरेटर होता है ना, उसको जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो क्या होता है? गाड़ी तेज भागती है। तो इस वजह से जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो एक वेग की सहायता से आएगी। रुक कर तो ऐसे आएगी नहीं कि रुक के सीधे आएगी। तो वो सीधे क्यों आती? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जो भार होता है, भार टॉपिक मैंने आपको बताया, भार यानी वेट। इसमें किसी भी वस्तु का भार होगा तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण भी उसमें शामिल होगा। यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं ये, और भार को वेट। तो मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, तो m से इसको डिनोट करते हैं और g से इसको डिनोट करते हैं। तो भार और द्रव्यमान में देखिए ये होता है कि भार वो होता है जिसमें गुरुत्वीय त्वरण शामिल हो। तो गुरुत्वीय त्वरण मैंने बताया आपको कि एक लगने वाला जो फोर्स होता है किसी भी वस्तु पर। जैसे मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 9.8 to 10, यानी ध्रुव पर ज्यादा है और विषुवत रेखा पर कम है। तो लगभग 10 मान लेते हैं। 10 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10 मान 9.8 से 10 होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो 10 मान लेते हैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि कोई व्यक्ति का मान लीजिए भार 60 किलोग्राम है, तो इसमें 60 किलोग्राम में ग्रेविटेशनल फोर्स भी शामिल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, हम W बराबर mg हो जाएगा ना, ये इतना सूत्र होता है। नहीं, भार होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो अब गुरुत्वीय त्वरण में यदि किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए पृथ्वी का 10 है, तो उसका द्रव्यमान मास बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम। ठीक, ये चीज समझ में आई कि नहीं? यानी 60 किलोग्राम किसी व्यक्ति का भार है तो उसका जो मास यानी द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? तो W बराबर m इंटू जी। ओके, तो उसका जो है द्रव्यमान m होगा और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर यानी अर्थ EARTH अर्थ पर 10 है। ठीक, 10 रख लिया तो उसका वास्तविक जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो 6 किलोग्राम आ गया। ओके, अब आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि भार कितना हुआ? 60 और द्रव्यमान कितना हुआ? 6 किलोग्राम। तो इन दोनों में जो अंतर आया, यानी 60 किलोग्राम व्यक्ति का वजन जो है, अगर द्रव्यमान देखा जाए उसका, तो उसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम होगा और भार उसका पृथ्वी पर
60 किलोग्राम। ओके, अगर कह दिया जाए कि दूसरे पिंडों में देख लिया जाए, चंद्रमा वगैरह जैसे, चंद्रमा जो है पृथ्वी से 1/6 गुना छोटी है। कितना? पृथ्वी पर भार जैसे 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जो है इसका 1/6 भी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी 1/6 गुना छोटा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से 1/6 गुना छोटा है, तो वहाँ का जी का मान भी 1/6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अपने पृथ्वी यानी जी ई अर्थ में अगर 10 है, तो जी एम कितना होगा मून पर यानी चंद्रमा पर, यानी 10/6 होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? उसका 1/6 यानी 10/6। ओके, अब 60 किलोग्राम व्यक्ति का यदि भार पृथ्वी पर है, तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा, ये भी हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे पृथ्वी पर भार कितना है 60 किलोग्राम, ठीक, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? पृथ्वी वाले को मान लेते हैं W1 और चंद्रमा पर भार W2 को कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो W2 बराबर 1/6 इंटू W1, यानी 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार। तो फिर ज्ञात हो जाएगा W2 यानी चंद्रमा पर भार, यानी 1/6 इंटू 60 बराबर 10 kg। ओके, यानी 6 से 6 के 6 6 शून्य शून्य यानी 10 किलोग्राम। तो पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति का भार कितना 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर कितना होगा 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? उसका 1/6 यानी 10/6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो इससे आपको जो है भार और द्रव्यमान में अंतर समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए 2-3 चीज रही हैं, भार और द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, और पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार, ये अलग अलग होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि जो भार होता है, जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, कोई चीज़ तौलते हैं, तो उसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो उसके वास्तविक द्रव्यमान यानी मास, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। पृथ्वी पर भार यदि द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण यदि 10 मान लेते हैं, तो उसका भार हो जाएगा 60 किलोग्राम। ठीक, तो वही भार चंद्रमा में 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना छोटी है। क्या? पृथ्वी 6 गुना बड़ी है और चंद्रमा 6 गुना छोटा है। तो यदि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम भार है, तो चंद्रमा पर 1/6 उसका हो जाएगा, यानी 60/6 बराबर 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर 60 किलोग्राम यदि मैं हूं, तो चंद्रमा पर मेरा वजन कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। इस चीज पर हो सकता है विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, भार वगैरह, ये सब इस पर डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज जरूर समझ में आएगी। और ये रियल कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है। खैर, इस टॉपिक को छोड़े, हम एक दूसरा और एक चीज बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में लाइट होती है, विद्युत बल्ब जलता है। अब यहाँ पर जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यानी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक, इससे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। 50 हर्ट्ज होती है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब होता है जो वहाँ पर डायनेमो चल रहा होगा वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा होगा। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 चक्कर। अब 50 चक्कर लगाएगा तो उसमें 100 साइकिल बनेगी, यानी 100 बार बल्ब 2 बार जो है जलेगा। एक साइकिल में 2 बार जलता है, 2 बार बुझता है। तुमको हम एक चीज बताएं इधर,
देखिए अब साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे डायनमो है, डायनमो, ठीक, डायनमो को यदि 1 सेकेंड में 50 बार घुमाया जाए, 1 सेकेंड में 50 बार, ठीक, तो ये 50 बार घूमेगा तो 50 चक्कर होंगे इसके, इसके अंदर जो कॉइल होती है वो वैद्युत फ्लक्स का परिवर्तन करती है, तभी जाके करंट होता है, करंट पैदा होता है। तो इसकी जो लाइट हो गई, ठीक, ये प्लस ये माइनस, तो इसकी जो लाइट हो गई इसमें 50 हर्ट्ज, HERT हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की जो है लाइट उत्पन्न होगी, 50 इसकी आवृत्ति होगी, या तो हम सीधे लिख सकते हैं आवृत्ति, ठीक, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति इस पर उत्पन्न होगी। तो इसमें जो है अगर इसका हम पैराग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो है एक साइकिल ऐसे होगी, यानी इस पर एसी करंट होगी, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। अब एसी करंट का जो पैराग्राफ होता है ऐसे होता है, यानी एक बार यहाँ पर 0 है, ये 0 है और ये प्लस, ये है माइनस, तो ये प्लस ये आएगा और ये माइनस आएगा, तो एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होता है, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए, अब एक साइकिल को अगर ऐसे बनाएंगे, बोली आवृत्ति में एक चक्कर ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर शून्य है तो ये भी शून्य होगा, ये प्लस ये माइनस, यानी एक साइकिल में 2 बार, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, ठीक। तो यहाँ पर 2 बार करंट होगा और 2 बार शून्य होगा। ये चीज समझाने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को बताया है। तो जब वैद्युत फ्लक्स का परिवर्तन होगा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की लाइट आएगी जैसे घरों में आती है, अब उसमें क्या होता है कि 50 साइकिलें ऐसे बनेंगी, यानी इसी प्रकार की 50 राउंड बनेंगे। इसका पैराग्राफ ऐसे होगा, 50 राउंड। तो बल्ब जो होता है वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, घरों में 50 की आती है, फिर 100 बार जलता है 1 सेकेंड में, 100 बार बुझता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो दिखता ही नहीं कि 100 बार जलता है बुझता है, हम कैसे माने? तो देखिए फिजिक्स का सिस्टम है कि एक साइकिल में 2 बार जला, इधर जाएगा ऊपर तो जलेगा, अब नीचे आएगा तो जलेगा, क्योंकि प्लस माइनस में जलेगा, और यहाँ पर 0, तो 2 बार बुझ गया और 2 बार जल गया। अब ये हमें पता कैसे होता है? जैसे जनरेटर होता, शादी ब्याह में जो है जनरेटर होता है लाइट के लिए, तो जैसे ही जनरेटर बंद होता है तो बल्ब झप 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 करने लगता है कि नहीं करने लगता है? लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जब डाउन होती है तो बल्ब लपकने लगता है, तो उससे आइडिया लगता है कि यानी उसको जलने की एक टाइमिंग है। 1 सेकंड में अगर 50 चक्कर लगाता है जनरेटर, यानी डायनमो, उसका जनरेटर का डायनमो, तो वो 100 बार जलेगा बुझेगा, और जब उसके चक्कर होंगे डाउन तो वो 100 से भी डाउन। यदि मान लीजिए 25 चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, तो वो 25 दूनी 50 बार जलेगा बुझेगा। अगर मान लीजिए 10 बार लगा रहा है 1 सेकंड में, जैसे ही बंद करते हैं तो उसके चक्कर कम होते हैं, तो उसका जो जलने और बुझने का होता है वो भी सिस्टम कम होता है। तब जाके हमको समझ में आता है कि लपझप 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 करने लगा है क्या? बल्ब, यानी बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आप समझ सकते हैं, हमने समझाने के लिए आपको बताया कि 1 सेकंड में जो घरों में लाइट आती है, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज यानी 50 फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है, 50 हर्ट्ज की आती है। उसमें 100 साइकिल बनते हैं, 100 चक्र ऐसे बनते हैं। अब 100 चक्र में वो 1 सेकंड में 100 बार बुझता है। नहीं, 100 चक्र नहीं बनते, 50 चक्कर बनते हैं, लेकिन 100 अर्ध साइकिल बनते हैं। अर्ध साइकिल यानी आधी साइकिल ये हो गई, आधी ये वाली हो गई, ठीक।
यानी आधी ये वाली आधी ये वाली। तो यहाँ पे जलेगा और यहाँ पे बल्ब जलेगा और यहाँ पे बुझेगा, यहाँ पे बुझेगा, ठीक। तो ये चीज आप समझ लीजिए, यानी 1 सेकेंड में 100 बार बल्ब जलता है और 100 बार बल्ब बुझता है। बर्न और बुझता भी है, यानी जलता है और बंद भी होता है, ये समझ सकते हैं। तो इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बताया। ये चीज भी हो सकता हो आपके दिमाग में ना हो, लेकिन ये क्लियर बात है, साइंटिफिक बात है। और इसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के बारे में मैंने बताया, भार के बारे में बताया कि द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अध्ययन स्टडी करेंगे, तो आपको जरूर एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है अपने जो है पृथ्वी में, किसी भी भौतिक अवस्था में किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए और अंडरस्टैंड करिए। यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियो चल रहे हैं, उनसे पढ़िए और समझ में आएगा। ये सब साइंटिफिक बातें हैं। अब ढाड़ियों वाले तो बस गेहूं चावल ये वगैरह वगैरह की बात करेंगे, इनको तो ये सब कुछ नॉलेज है ही नहीं, लेकिन ये सब साइंटिफिक बातें हैं, इन पर विश्वास कीजिए। और कुछ लोग तो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये जब पता ही नहीं, जिनको पता है वो विश्वास करेंगे कि वाकई में द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। वाकई में बल्ब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, तो 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। वो क्यों? अब दिखता तो नहीं कि 100 बार बुझता है, दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि 1 सेकंड टाइम होता है बहुत कम, और 100 बार बुझेगा, 100 बार जलेगा, तो बुझने वाला हमको नहीं दिखाई देता है और जलने वाला ही दिखाई देता है। और जब जनरेटर बंद होता है, उसके राउंड कम होते हैं, तब हमको समझ में आता है, लपजप करता है। तो इस चीज को मैंने अपने पूरे आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस के सहायता से जो है बताया और समझाया। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कर दो, ताकि सब लोग जान जाएं और जाग जाएं कि वाकई में विज्ञान होती क्या है। विज्ञान का मतलब होता सुव्यवस्थित ज्ञान। अब किसी भी चीज का सुव्यवस्थित ज्ञान वही होता है जिसका, मान लीजिए, भौतिक अवस्था हो या रासायनिक अवस्था हो, यानी जितना भी हो सुव्यवस्थित हो, बिल्कुल क्लियर हो। जैसे मैंने ये सब स्ट्रक्चर सिस्टम बताया, तो विभिन्न सारी खोजें होती हैं। वो कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास रेडियो है, रेडियो से टेलीविजन बनाना है, तो हम ये सोचेंगे कि रेडियो में क्या जोड़ देंगे टेलीविजन बन जाए। तो जो चीज़ की कमी होगी उसको उठा के उसमें जोड़ देंगे तो टेलीविजन बन जाएगा। तो यानी जब आपको इस बारे में पता होगा तो आपके विचार भी दूसरी तरफ इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। फिर हो सकता हो ऐसा रास्ता चुनने को मिल जाए कि आप जो है प्रोग्रेस कर जाए, कोई नई डिस्कवर भी कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इतनी सारी जानकारियाँ दी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर योर हेल्थ एंड योर अटेंशन टू स्टडी एंड प्रिपरेशन। गुड बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।